हे गाइस, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है हमारे चैनल पे। जेपीएससी जो कि अब तक टोटल 1 से लेकर 6 तक जितने भी जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं, पहला हुआ था 2003 में और आखिरी हुआ है 2016 में, इन सभी का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। हमसे लेने के लिए पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह 19 सालों का बीपीएससी का हम क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आ रहे हैं। इन सभी का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, प्राइसेस 150 ओनली। और इसे भी पाने के लिए हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, पीडीएफ पाने के लिए हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। चलिए बिना देर के फटाफट आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो आज का जो ये वीडियो है ये होगा द प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूं आपने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को देखा होगा। नहीं देखा है तो सभी का लिंक नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसका कट ऑफ होगा 68 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इसको जरूर से जरूर टच करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है। देखिए भारत का जो रैंकिंग है वो है 40वां। ऑप्शन नंबर ए यहां हमारा सही हो जाएगा। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। देखिए ओपेक से अलग होने की जो घोषणा की बात कही जाए तो ये की है इक्वाडोर ने। ऑप्शन नंबर सी यहां हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है। देखिए विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो है कहाँ का, तो फिनलैंड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सना मरीन विश्व में, वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार ग्रहण करने वाली ये महिला है। इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने अपना जो कार्यभार जो संभाला 2019 दिसंबर से इन्होंने अपना कार्यभार सना मरीन फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने ग्रहण किया। ठीक है, इनकी एज की बात करें तो ये जस्ट 34 ईयर्स की हैं। सॉरी, जस्ट 34 ईयर्स, मैंने 38 लिख दिया, जस्ट 34 ईयर्स की ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। देखिए अम्फान चक्रवात जो भी आया था, टाइफून जो अम्फान आया था, इसका जो नामकरण किया था थाईलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5, केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। व्यय का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है केंद्रीय बजट 2020 में वो है कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया। देखिए 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ना 1975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। 7 नंबर देखते हैं, वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर विश्व का लगभग 1% कितना है। तो विश्व का लगभग 1% जो है 31% है। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, टाइगर ट्राइम्फ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है नवंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ। देखिए नवंबर 2019 में जो इसका संपन्न ये हुआ है विशाखापट्टनम में। ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, मान बुकर प्राइज 2019 किसे प्रदान किया गया। ये जो प्राइज प्रदान किया गया है, देखिए ये प्राइज जो है मार्गरेट एटवुड को प्रदान किया गया है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे। देखिए 2019 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है रवीश कुमार को, स्वे विन को और किम जोंग की को। यानी कि ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन सभी को प्रदान किया गया है। 11 नंबर देखते हैं, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। देखिए सियोल शांति पुरस्कार जो है ना ये जो प्राप्त हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है अच्युतम नंबूदरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस लिए मिला, साहित्य के लिए मिला है। ठीक है, 13 देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी पुरस्कार किस राजधानी ने प्राप्त किया है। ये जो पुरस्कार प्राप्त किया है ये भोपाल को मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं, 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो ये आयोजन है कहाँ आयोजन हुआ है ये। तो 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस इसका आयोजन जो हुआ है ये हुआ है कर्नाटका में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये आयोजन कर्नाटका में हुआ है। ये 107वीं नंबर की थी। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है किन्हें। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 जो प्राप्त किया गया है ये किया गया है, देखिए जसपाल राणा के द्वारा, ओम प्रकाश के द्वारा और नरेश कुमार के द्वारा। यानी कि इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए 16 देखते हैं, डेविस कप 2019 का विजेता कौन बना। डेविस कप 2019 का जो विजेता है ना, देखिए स्पेन बना है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्पेन जो है विजेता बना। ठीक है,
और कनाडा को हरा के विजेता बना। 17 देखते हैं, G20 की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुआ। देखिए G20 2020 का जो आयोजन ये हुआ है सऊदी अरब में। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ कौन से कथन सही है बात हो रही है। देखिए पहला स्टेटमेंट हरित गृह प्रभाव जो है मानव जनित घटना है। दूसरा है CO2 पृथ्वी पर सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। देखिए यहाँ जो है ना दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। देखिए हरित गृह प्रभाव जो है ये एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से हो रहा है और इसी की वजह से हमारे पृथ्वी और वायुमंडल और जीवमंडल में जीवन संभव है। ठीक है, जलवाष्प पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा योगदान देता है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। देखिए बिहार के कुल क्षेत्रफल का ना लगभग 7.74% जो है ये वन है टोटल बिहार के क्षेत्रफल का। 20 नंबर देखते हैं, भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। बिहार में निवास करने वाली सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति की बात करें तो वो है, देखिए भील जनजाति। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। भील जनजाति सबसे ज्यादा है और सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या की बात करें किस किस स्टेट्स में है तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पे जो जनजाति है ये सर्वाधिक जो है ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। 21 देखते हैं, एक निश्चित आकृति में व्यस्त तारों का समूह क्या कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यस्त तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है खगोल शास्त्रियों के हिसाब से। 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित संरक्षण परियोजना को उनके सही कालानुक्रम सजाइए। इनका जो सही कालानुक्रम हो जाएगा, देखिए हमारा जो सही कालानुक्रम हो जाएगा, सबसे नंबर पे आएगा बाघ प्रोजेक्ट 1 नंबर, और मगरमच्छ प्रोजेक्ट आ जाएगा 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे आ जाएगा हाथी प्रोजेक्ट। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो यूरेशिया में जो पाए जाने वाले मैदान है शीतोष्ण घास के वो है स्टेपीज। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की बात हो रही है, यहाँ सड़क मार्ग नहीं है जलमार्ग। ठीक है, तो इलाहाबाद को हल्दिया से ये जोड़ता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 1986 से इलाहाबाद से हल्दिया का जो ये मार्ग है जलमार्ग, इसको 1 नंबर का दे दिया गया है रैंकिंग। 25 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन है। देखिए विश्व का वर्ल्ड का जो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक ये मार्ग। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है जो उत्तरी अमेरिका को पश्चिम यूरोप से जोड़ता है। विश्व के कुल जलमार्ग का लगभग 25% जो परिवहन है ना इसी मार्ग से होके गुजरता है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं सॉरी, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग तो यहाँ हो गया उत्तरी। चलिए 26 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप की बात की जाए तो बैरन द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, किस देश का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। देखिए सर्वाधिक लंबा समुद्री तट जिस देश का है वो है कनाडा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं। देखिए ओजोन सांद्रता में वृद्धि से जो प्रभावित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो तंबाकू होता है, टमाटर होता है, ठीक है, सेम होता है, आलू होता है, चीड़ होता है और पालक होता है, यानी कि ये सभी के सभी प्रभावित होते हैं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 देखते हैं, 2011 के जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो वो है बिहार। ठीक है, साक्षरता दर बिहार की कितनी है। तो साक्षरता दर बिहार की है 63.82%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो केरला हो जाएगा, लगभग 93% के आसपास। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरा ये डाटा गलत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं भैया, मेरे से भी ज़्यादा समझदार लोग यहाँ हैं। तो मैंने मेरे याददाश्त के हिसाब से मैंने बताया कि केरला का 93 पॉइंट समथिंग प्लस है, तो आप कमेंट करके जरूर से बताएं अगर किसी को एग्जैक्ट डाटा याद हो तो। चलिए 30 देखते हैं, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है। देखिए दूध गंगा नदी जो प्रभावित होती है वो जम्मू कश्मीर से होती है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। भैया इसमें सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये बात करनी है। देखिए सुमेलित क्या नहीं है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुगेला जलप्रपात, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, रॉन्ग है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, याद रखें दुगेला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट जो गलत है वो क्या है, लौह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यहाँ पे ये जो है कथन रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सारा करेक्ट है। चलिए 33 नंबर तक, निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो प्राकृतिक बंदरगाह सिर्फ विशाखापट्टनम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह पूर्व तट का सर्वश्रेष्ठ एवं भारत का जो है ना सबसे गहरा प्राकृतिक नेचुरल ये पोर्ट है। ठीक है, चेन्नई मैनमेड पोर्ट है, कृत्रिम पोर्ट है, इसको बनाया गया है। ठीक है, कोलकाता का भी थोड़ा बहुत बनाया गया है, लेकिन विशाखापट्टनम बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक रूप से ये है और सबसे गहरा भी। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए जिस नदी का उद्गम भारत में नहीं है वो कौन सा है, सतलज है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से ये होता है। 35 देखते हैं, भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा कौन सा है। तो भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा जो है वो 82.30 डिग्री पूर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो दृश्यावलोकन के लिए जो जिस प्रकार का शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कार में कोई पीछे से आती हुई गाड़ी को देखने के लिए बात हो रही है। ठीक है, उत्तल दर्पण। 37, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए याद रखें, फर्न में फूल नहीं होते हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्न के पौधे में नहीं होते हैं। 38, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के की मदद से जमता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39 देखते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है, भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग इसलिए होती है क्योंकि कोशिका भित्ति इसमें होती है। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका से भिन्न कोशिका भित्ति के कारण होता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है। देखिए पाचन का अधिकांश भाग मानव शरीर में जो होता है ना वो होता है छोटी आंत में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो मांसपेशियां जब थकान का अनुभव करती है वो करती हैं लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने की वजह से। जब लैक्टिक एसिड की मात्रा एकत्रता होने लगती है तो मांसपेशियों में जकड़न होती है जिससे थकान का अनुभव होता है। ठीक है, 42 देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। देखिए प्राकृतिक रबर जो है ना वो बहुलक है आइसोप्रीन का, बी सही हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। देखिए फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या। देखिए जल का वाष्प में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होती है, क्या होती है फूड ये प्रयुक्त तो ये होती है बेंजोइक एसिड का यूज़ किया जाता है खाद्य संरक्षण के लिए, यानी कि फूड के प्रोसेसिंग के लिए, फूड को ज़्यादा टाइम तक ठीक रखने के लिए, खराब ना हो। ठीक है, उसमें बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। 46, खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ खोला गया। तो इसको जो खोला गया सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया था 26 अगस्त 1982 को। ठीक है, याद रखें, जिनका नाम क्या था, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया था, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद रखा गया था। ठीक है, 47 देखते हैं, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। ओणम जो है ना, देखिए ओणम केरला का ये त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 48, सुमेलित यहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ सुमेलित करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हो जाएगा सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर हो जाएगा कोणार्क में। ठीक है, ए का 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बात करें यहाँ पे लिंगराज मंदिर, तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर। फिर बात करते हैं हवा महल, तो हवा महल हो जाएगा जयपुर, और गुप्तेश्वर की प्रतिमा की बात करें तो ये हो जाएगा कर्नाटक, ए हमारा सही कूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 हम चेकआउट करेंगे। 49, यस, मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है। मुखौटा नृत्य के संबंध की बात की जाए तो ये जो है ना कथकली से है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए भैया यहाँ जो सुमेलित नहीं है बात करें उसकी, तो गंधर्व पुरस्कार साहित्य के लिए यहाँ पे रॉन्ग है। गंधर्व पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखें। ठीक है, 51 देखते हैं, निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थों में किसकी अर्ध आयु अधिकतम है। देखिए अर्ध आयु जो इन सारे ऑप्शंस में जिसकी अधिकतम है वो है यूरेनियम 238, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 52 देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ हुई राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, कहाँ हुई, कहाँ पे है, ये
बताना है तो ये जो है देखिए भैया, ये है कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में हमारा, सॉरी हैदराबाद में, नॉट दिल्ली, इट्स हैदराबाद। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 देखते हैं, देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है। देखिए देश प्रिय जिस व्यक्ति का उपनाम है वो है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, रागिनी देवी का संबंध किससे है। देखिए रागिनी देवी का जो संबंध है वो है मोहिनी अट्टम से। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, कोर्सिका द्वीप से संबंध है किनका। देखिए कोर्सिका द्वीप से जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो है नेपोलियन का। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं, ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है किसे। देखिए ब्लैक गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है मार्टिन लूथर किंग। ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 देखते हैं, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है कहाँ पे। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है वो है भावनगर में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर देखते हैं, चीन का नेशनल डे कब मनाया जाता है। देखिए चीन का जो नेशनल डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 नवंबर को हर साल। ठीक है, याद रखें। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59, रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पे। देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये है बड़ौदा में, गुजरात। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं, विदेश में सर्वप्रथम सबसे पहले भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। देखिए विदेश में सबसे पहले भारत महोत्सव जो ये आयोजित हुआ था, ये हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये याद रखें। 61 देखते हैं, ईसीएम का मुख्य केंद्र क्या है। देखिए ईसीएम का जो मुख्य केंद्र है ना, ये है ब्रुसेल्स। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 62 नंबर देखते हैं, संविधान का 126वां जो संशोधन है किससे रिलेटेड है। ये संविधान का 126वां जो संशोधन है ये रिलेटेड है देखिए SC ST का आरक्षण से। ठीक है, 126वां संशोधन ये SC ST वर्ग के लोकसभा एवं विधानसभा के अगले 10 वर्ष तक के लिए आरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। और इसी संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को जो है ना, ये दिया जाने वाला आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है जो हमारे संसद में होता था, इसको अब बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। ये अब खत्म हो चुका है। याद रखो, इस संशोधन के बाद लोकसभा में सदस्यों की वर्तमान जो अगर संख्या की बात करें तो 543 रह गई है। करंट अफेयर्स की चीज़ है, इसको ध्यान में रखें। 543 रह गया। और समान वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण 126वां संशोधन ये कहलाता है। ठीक है। 63 नंबर देखते हैं, किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंग 7 रंगों को किसी परिघटना के कारण दर्शाती है। किस परिघटना के कारण दर्शाती है, तो ये जो दर्शाती देखिए व्यक्तिकरण की वजह से दर्शाती है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं, आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है। देखिए आकस्मिक निधि जो होती है ना, उसमें नियंत्रण की बात करें तो राष्ट्रपति का होता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ये अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, नॉट अधिकार। अनुच्छेद 267 के आधार पर आकस्मिक निधि का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो वो जो सभा है वो है राज्यसभा। याद रखें, राज्यसभा का जो अध्यक्ष यानी जो सभापति होता है उसका सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 64 के हिसाब से राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ये बिल्कुल दिमाग में रखें। उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी उच्च सदन यानी राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, सभापतित्व वो करता है। और उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। याद रखें। 66 देखते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं कैबिनेट में। देखिए कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 67 नंबर देखते हैं, किसी में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। देखिए जो इसका जिनका संबंध नहीं है वो है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये चुनाव आयोग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना को राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखें इसको। ठीक है। सॉरी 68 देखते हैं, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसको कहा जाता है। देखिए मौलिक अधिकार का जो संरक्षक कहा जाता है वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। अनुच्छेद 13 के आधार पर मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय ही है यानी सुप्रीम कोर्ट है। 69 नंबर हम देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा का जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है कौन कौन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होता है देखिए संसद एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य शामिल होता है।
71 देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? देखिए केंद्र और राज्य का जो संबंध है ये 7वें अनुसूची में है, ये हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, देश का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से विवाह कर सकता है, यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार में समाहित है? देखिए तो देश का कोई भी नागरिक अपने मन मुताबिक अपने इच्छा से शादी कर सकता है ना, अपने इच्छा से विवाह कर सकता है, ये जो है कहा गया है आर्टिकल बी में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यहाँ शामिल किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आत्म सुरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेके ये काफ़ी ज़्यादा है ना, ये जो है बातें काफ़ी छिड़ी हुई थी। ठीक है, ये निजता का अधिकार और ये सब, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा छिड़ी हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित है, और विवाह जो है ये निजता के आधार के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 14 की बात करें तो ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार बोलता है, ये कि कानून के सामने सभी एक समान है। 73 नंबर देखते हैं, एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है, सेल्सियस तापमापी में उनका संगत पाठ्यांक क्या होगा? देखिए संगत पाठ्यांक की बात करें तो वो 301 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसमें। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्यों को स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचित करता है? ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्य को स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचित करता है? देखिए स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचित जो घोषित किया जाता है ये 1/12, ठीक है, 1/12 को विधान परिषद के सदस्यों को स्नातक उत्तीर्ण निर्वाचित करता है। ठीक है, 75 देखते हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य का जो उल्लेख है ये है आर्टिकल 167 में। ठीक है, अनुच्छेद 167। 76 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण की बात अगर करें तो वो है अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और जारी अध्यादेश अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 हफ्ते तक ये प्रभावी रहता है। 77 देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होना चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम याद रखें 2 बार संसद का सत्र होना चाहिए, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78, तूलगाम युद्ध नीति का प्रयोग किया किसने? देखिए तूलगाम युद्ध नीति का जो प्रयोग किया ये किया था बाबर ने, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो की बात करें तो वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया? देखिए कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध देखिए कब हुआ था? तो ये 1746 से 48 में हुआ था। ठीक है, सेकंड कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से 54 तक, और थर्ड कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1756 से 63 तक। ठीक है, याद रखें। 81 देखते हैं, वेदों के पुरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुरुत्थान का जो श्रेय जाता है वो दयानंद सरस्वती को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ये नारा इन्होंने ही दिया था, याद रखें। 82 देखते हैं, स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? स्वायत्त शासन का जनक जो माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया, और इसी कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 83, निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं थे? मध्य मार्गी इनमें से कौन नहीं थे? तो वो नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्गी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी अर्थात गरम दल के वो नेता थे, गरम प्रवृत्ति के वो थे। तिलक को सिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक भी कहा है। ठीक है, लाल बाल पाल यानी कि लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों गरम पंथी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। गांधी जी ने कृष्ण गोपाल गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। बहुत बार पूछा जाता है कि राजनीतिक गुरु गांधी जी कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 देखते हैं, मीराबाई समकालीन किसकी थी? देखिए मीराबाई जो समकालीन थी वो थी चैतन्य महाप्रभु की, बी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? देखिए जरी कलम की जो उपाधि अकबर ने दी थी वो दी थी किसे? तो मोहम्मद हुसैन को, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर ने उसकी सुंदर लिखावट के आधार पर जरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए
86 नंबर देखते हैं, कोई एवं काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ पे? देखिए काई और लाइकेन जो है ये पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई वो कहाँ था? तो देखिए तो युद्ध जहाँ भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 देखते हैं, भारत में बिच्छू की प्रजाति सैचलर्स वुड स्कॉर्पियन किस राज संघ या राज्य क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं देखिए ये पाए जाते हैं त्रिपुरा में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 89 देखते हैं, आर्थिक दोहन का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? देखिए आर्थिक दोहन का जो सिद्धांत है ना ये दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया, सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 90 देखते हैं, सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के जिस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है वो है मोहनजोदड़ो, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91 देखते हैं, अंकोर वाट विष्णु मंदिर जो है ये कहाँ पे? देखिए अंकोर वाट विष्णु मंदिर जो है ये कंबोडिया में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं, मध्यकालीन भारत का यशस्वी विद्वेता कौन था? तो मध्यकालीन भारत का जो यशस्वी विद्वेता था वो था विज्ञानेश्वर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 देखते हैं, बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो बिहार का वो जिला जहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है वो है मुंगेर जिला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भागलपुर का लिंगानुपात की बात करें तो 880 है, गोपालगंज 1021 है, खगड़िया 886 और वैशाली 895 है। बिहार का और एवरेज अगर लिंगानुपात की बात करें तो 918 है बिहार का एवरेज लिंगानुपात, ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 94, बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? देखिए बांगर मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार सबसे ज़्यादा फैलाव है वो पूर्णिया और सहरसा एरिया में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बांगर मिट्टी, ठीक है। बांगर मिट्टी इसका सबसे ज़्यादा फैलाव पूर्णिया और सहरसा में है। 95 देखते हैं, बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए बाबा गरिया पूजा त्यौहार जो है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 96 देखते हैं, यहाँ से मैथ से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं आप। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े का प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा, इनमें से एक पर 60% लाभ और दूसरे पर 30% हानि हुई, पूरे सौदे में उसे क्या मिला? लाभ हुआ या लॉस हुआ यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए 2 होल 14/23% हानि इसको हुआ, ठीक है, पूरे सौदे में। 97 देखते हैं, किस धनराशि पर 35% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये होगी? तो साधारण ब्याज की राशि 70 वर्ष में होगी वो होगी 500 रुपये, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98 सॉरी 98 में क्या बोला जा रहा है? देखिए एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की जो गति है भैया वो है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, क्या बोला जा रहा है? 6789 टू द पावर 678 इंटू 358 टू द पावर 697 का इकाई अंक क्या है? तो इसका जो इकाई अंक है देखिए वो है 8, सी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देखते हैं, संख्याओं जो यहाँ पे हैं 14, 36, 20 और 54 प्रत्येक में से कौन सी संख्या को घटाने पर परिणाम संख्याएं समानुपाती होगी? तो इसकी परिणाम संख्या जो समानुपाती होगी वो होगा 3, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 10 द प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने हमारे प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ मार्क था 68 इसको टच किया है नहीं किया, इसको पार किया है नहीं किया, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।